क्या पवन सिंह मैदान में आने के बाद ये वापस रुख कर लेंगे? रामेश्वर चौरसिया से पूछिएगा कि जब 2020 में एलजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ रहे थे तो भाजपा की बात माने थे। पवन जी को पूरा देश और विदेश जानता है। रही बात नामांकन वापस लेने की, नामांकन रद्द होने की या क्या क्या होने की, ये भविष्य की बातें हैं। माननीय रामेश्वर चौरसिया जी को 2020 के चुनाव में खुद नामांकन करके अपना नामांकन वापस लेना चाहिए था। क्या लगता है? भाजपा का बहुत सारा नारा था, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार, बहुत हुई अत्याचार, बहुत हुई बेटी बहनों पे अत्याचार। एक से एक नारा डिजाइन करके बड़े बड़े पोस्टरों में आपने देखा होगा। डेहरी को जिला बनाने की मांग जायज़ है, मैं समर्थन करता हूं। अगर पवन सिंह जी ने अपने पोस्टर के माध्यम से ऐसी वादे किए हैं तो अच्छी बात है। मैं चाहूँगा कि भविष्य में डेहरी जिला बने। एक पाली पुल का एक मुद्दा है जो कि बंद हो चुका है, इससे काफ़ी लोगों को परेशानी है, इस पर क्या कहेंगे आप? ये पूछिए उपेंद्र कुशवाहा जी से कि कितना भी लगातार वादे किए जा रहे थे कि डालमिया जो कारखाने बंद हैं उनको चालू किया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। इस तरीके का फिर से वादा चल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी अभी जो नामांकन के बाद सभा किया उसमें कहा कि मैं एकदम खुलवाने का काम करूँगा। अरे भैया, इसके पहले कहाँ थे? काश डालमिया खोलने के लिए संघर्ष किए होते, नहीं खुलता। सफलता मिले ना मिले ये अलग बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। तो मुख्य मुद्दे क्या होने चाहिए काराकाट लोकसभा के? मुख्य मुद्दा विकास होता है और हर लोग यही बात करते हैं, लेकिन विकास में क्या होता है ये किसी को पता नहीं है। पूरे काराकाट लोकसभा क्षेत्र में डेहरी विधानसभा एक ऐसा क्षेत्र है जहां से पूरे संसदीय क्षेत्र को लाभान्वित किया जा सकता है। निर्दलीय प्रत्याशी भाई पवन सिंह जी को समर्थन और मदद करने का निर्णय लिया और फिलहाल मैं उनके किए गए कार्यों से और पूरे विश्व में उनके द्वारा किए गए भोजपुरी के क्षेत्र में कार्यों से प्रभावित हूँ। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में पवन जी अगर चुनाव जीतते हैं काराकाट लोकसभा क्षेत्र से तो जिस प्रकार भोजपुरी का सम्मान उन्होंने बढ़ाया है, काराकाट का भी सम्मान वो बढ़ाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है आसिफ और आप देख रहे हैं डायनेमिक भारत न्यूज़। अभी इस समय हम काराकाट लोकसभा क्षेत्र के डेहरी में पहुंचे हुए हैं और हमारे साथ जो शख्स हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हालांकि मैं उनका नाम बता दूं आपको, समीर कुमार नाम है उनका और वो डेहरी विधानसभा के पूर्व विधायक प्रत्याशी भी रह चुके हैं। समीर कुमार जी लगातार सामाजिक कार्य करते हैं। आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा, हमारे चैनल के भी माध्यम से कई बार आपने उनको देखा होगा। तो चलिए हम उनसे रूबरू आपको कराते हैं। समीर जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद आपका भी आसिफ जी कि आप इस प्रचंड गर्मी में लगातार काराकाट संसदीय क्षेत्र के बारे में जानने के लिए घूम रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। मेरा आपसे सीधा सवाल होगा, आप लगातार आपको देखा जा रहा है कि पवन सिंह के साथ आप ताल से ताल मिला कर के चल रहे हैं और उनको सपोर्ट कर रहे हैं। 3 प्रत्याशी हैं काराकाट लोकसभा क्षेत्र में जो कि उनको पूरी जनता जानती है, राजाराम कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह। उसके अलावा भी कई निर्दलीय प्रत्याशी हैं जिनको जनता जानती भी है, कुछ नहीं भी जानते। लेकिन आपने इन दोनों को छोड़ करके पवन सिंह का ही साथ क्यों दिया? उसके 2 महत्वपूर्ण कारण हैं आसिफ जी। पहला कारण यह है कि जब से पार्टी का विलय हुआ कांग्रेस में और पार्टी ने पूरा नोटिस नहीं लिया राष्ट्रीय नेता आदरणीय श्री पप्पू यादव जी को और मजबूरन उन्हें निर्दलीय बतौर चुनाव लड़ना पड़ा। पूर्णिया से लगातार पूर्णिया हॉट सीट बनी रही पूरे बिहार के लिए। तो एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैंने खुद को भी पाया है, देखा है, कभी मैं निर्दलीय ही हूँ। इसी दल में भी हम लोग हैं नहीं, तो निर्दलीय होने के कारण हमने ऐसा पाया कि जब किसी बड़े दल में मैं शामिल फिलहाल हूँ नहीं, तो वैसे जगह पे क्या मेहनत करना जहाँ मेरा कोई अभी संपर्क ही नहीं है, जहाँ मोहब्बत की कीमत नहीं वहाँ दिल लगाने से क्या फ़ायदा। तो निर्दलीय होने के नाते जब निर्दलीय प्रत्याशी ने मुझे संपर्क किया और मुझे लगा कि नहीं, एक युवा चेहरा है और एक विश्वविख्यात चेहरा है जिसने अपने किए गए कार्यों से बिहार और भोजपुरी का नाम पूरे देश ही नहीं पूरे विदेश तक फैलाया है, तो ऐसे मशहूर शख्सियत को मैंने एक योग्य व्यक्ति होने के नाते उसकी योग्यता को देखते हुए निर्दलीय प्रत्याशी भाई पवन सिंह जी को समर्थन और मदद करने का निर्णय लिया और फिलहाल मैं उनके किए गए कार्यों से और पूरे विश्व में उनके द्वारा किए गए भोजपुरी के क्षेत्र में कार्यों से मैं प्रभावित हूँ। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में पवन जी अगर चुनाव जीतते हैं काराकाट लोकसभा क्षेत्र से तो जिस प्रकार भोजपुरी का सम्मान उन्होंने बढ़ाया है, काराकाट का भी सम्मान वो बढ़ाएंगे। अच्छा, आप लगातार डेहरी विधानसभा में घूमते हैं और ज़मीनी स्तर पर आपने देखा होगा कि डेहरी की क्या क्या ज़रूरतें हैं। हम बात डेहरी ही नहीं करेंगे, सिर्फ पूरे काराकाट लोकसभा क्षेत्र की बात करेंगे। तो मुख्य मुद्दे क्या होने चाहिए काराकाट लोकसभा के? मुख्य मुद्दा विकास होता है और हर लोग यही बात करते हैं, लेकिन विकास में क्या होता है ये किसी को पता नहीं है। पूरे काराकाट लोकसभा क्षेत्र में डेहरी विधानसभा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से पूरे संसदीय क्षेत्र को लाभान्वित किया जा सकता है। डेहरी से कनेक्टेड जगहों पर टूरिज्म की व्यवस्था को डेवलप करके, डेहरी में जो भारी उद्योग परसों से बंद पड़ा है उसको शुरू करके, डेहरी में IT कंपनी का शुभारंभ करके और डेहरी में ऐसे कई सारी योजनाएं हैं
जो डेहरी में हम लोग डेवलप कर सकते हैं। आप सोन ब्रिज देख रहे हैं, सोन नदी देख रहे हैं, रिवर फ्रंट पे हम लोग कई सारी चीज़ें डेवलप कर सकते थे जो कि नहीं हो पाई हैं, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं तो काराकाट संसदीय क्षेत्र निश्चित तौर पे सबल होगा और यहाँ कई लोगों को रोजगार मिलेगा, जिससे देश में काराकाट का नाम बढ़ेगा, काराकाट के लोग तरक्की करेंगे। पूर्व में भी लगातार वादे किए जा रहे थे कि डालमिया जो कारखाने बंद हैं उनको चालू किया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। इस तरीके का फिर से वादा चल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी अभी जो नामांकन के बाद सभा किया उसमें कहा कि मैं एकदम खुलवाने का काम करूँगा। तो क्या ये वादा फिर से एक बार खोखला साबित होगा या फिर वादा पर खड़ा उतरेंगे ये लोग? कि उपेंद्र कुशवाहा जी ने चुनाव में अगर यह बात कहा है तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी से कि आप जब 2014 से लेकर 19 तक जब रहे सदन में, तो कितने बार आपने सदन में इसके लिए आवाज़ उठाया, कितने बार आपने सदन को नहीं चलने दिया, कितने बार आपने सदन में धरना दिया, कितने बार आप इसको लेकर जनहित के मुद्दों पर सड़क पर रहे, कितने बार आप चुनाव हारने के बाद 19 में पिछले 5 सालों में डालमिया खुलवाने के लिए रोड पर आपने संघर्ष किया। बीते दिनों डालमिया नगर जब खाली हो रहा था, 1471 घर क्वार्टर, फैक्ट्री तो बंद हो ही गया। फैक्ट्री बंद हो गया जब हाईकोर्ट ने नोटिस किया कि जितने भी क्वार्टर में लोग रह रहे हैं उसको आप खाली कर दीजिए 2 तारीख तक अंदर। कितने बार उपेंद्र कुशवाहा जी वहाँ पर आप गए, कितने बार आप लोगों ने अपने आंसू पोछा। उपेंद्र कुशवाहा जी आप 4 सदनों के मेंबर रह चुके हैं, राज्यसभा, विधान परिषद, विधानसभा, लोकसभा। आपने कभी अपने 1 महीने का पेंशन दिया वहाँ की जनता को कि आप अपने केस की लड़ाई लड़िए ताकि घर आपके खाली ना हो? चुनाव आया, फैक्ट्री खोलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अरे भैया, इसके पहले कहाँ थे? काश डालमिया खोलने के लिए संघर्ष किए होते। नहीं खुलता। सफलता मिले ना मिले ये अलग बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। आपने कोशिश की, 5 साल एसी कमरे में बंद रहे, सेटिंग करते रहे, जुगाड़ बनाते रहे, पार्टी का विलय किए, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बने, फिर पार्टी बनाए, फिर विधान परिषद बने, अपना गोटी सेट करने पिछले 5 साल में लगे रहे। और जब कहीं सेट साट नहीं हुआ तो फिर आ गए एनडीए में, अब फिर हाउ खोलेंगे लगे जिंदाबाद मुर्दाबाद कराने। ऐसे नहीं होता है माननीय नेताजी। हम लोगों ने संघर्ष किया है और संघर्ष करके 1471 क्वार्टर के लोगों के आंसुओं को पोंछा है और घर बचा कर दिखाया। लोग आराम से वहाँ रह रहे हैं और आगे भी रहेंगे, और वो बहुत जल्द दिन आने वाला है जब फैक्ट्री भी हम लोग संघर्ष करके खुलवाएंगे और लोग वहाँ नौकरी भी करेंगे और नया क्वार्टर भी बनेगा, आप देख लीजिएगा। इसके अलावा लगातार आप डेहरी विधानसभा में घूमते रहते हैं। एक पाली पुल का एक मुद्दा है जो कि बंद हो चुका है, इससे काफ़ी लोगों को परेशानी है, इस पर क्या कहेंगे आप? ये पूछिए ना उपेंद्र कुशवाहा जी से कि कितना दिन बैठे इसके लिए संघर्ष पर उनके नेताओं से जो आज जिंदाबाद मुर्दाबाद करते फिर रहे हैं उनके पीछे पीछे। ये पूछिए जरा उनसे। 6 जून को पहली बार किसी ने उसके लिए लड़ाई लड़ी है तो उसका नाम समीर कुमार है। मेरे पास उसकी फुटेज है, सोशल मीडिया पर जारी है, सभी अखबारों ने उसको छापा था। पाली पुल की मरम्मती के लिए, पुनः उसके निर्माण कार्य के लिए अगर किसी ने सबसे पहले धरना प्रदर्शन किया था तो उसका नाम है समीर कुमार। 1 साल होने को है। उसके बाद किसी बड़े नेता ने उस पर एक शब्द बोलने से भी अपने आप को बचाया। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा पाली पुल के लिए कितने बार संघर्ष किए उपेंद्र जी। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी अगर चाहते, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, संघर्ष करते, डीआरएम से बात करते, रेल अधिकारियों से बात करते, वहाँ प्रेशर बनाते, तो क्या वहाँ साइकिल चलना इतना भी कमज़ोर है? दोनों तरफ से बैरिकेटिंग करके रखा है रेलवे ने कि साइकिल का भी आवागमन उस पर ठप है, आप उस पर पैदल भी नहीं जा सकते हैं। भारी बारिश जब वहाँ हो रही है तो स्विमिंग पूल में कन्वर्ट हो जा रहा है पाली पुल। क्या बात करते हैं? पुल बिकम स्विमिंग पुल, इसके लिए बना था वो। इतना कमज़ोर बना है कि अगर आप बीच से रास्ता दे देंगे तो उस पर लोग पैदल नहीं जा सकते हैं। किसी मुद्दे पे चुप रहने वाले नेता आज यह बात करते हैं कि हम विकास से गंगा बहा देंगे, तो जनता समझदार है, उनको खूब पता है कि वो कितना काम करेंगे। आज जो सड़क पर दिख रहे हैं ना, वो 4 तारीख के बाद कहीं नहीं दिखाई देंगे। एक पवन सिंह जी का जो पोस्टर है वो डेहरी में लगा हुआ है, सोशल मीडिया पर भी उस पोस्टर की फ़ोटो वायरल हो रही है। उन्होंने वादा किया है कि अगर वो सांसद बनते हैं तो डेहरी जिला में, डेहरी को जिला बनाएंगे। तो क्या आपकी भी पुरानी ये मांग थी, क्या जिला बन जाएगा डेहरी अगर ये सांसद बनते हैं तो? जिला बनाने का एक परिसीमन होता है, उसमें बहुत सारा काम करना पड़ता है, कई जगह को जोड़ना पड़ता है।
डेहरी को जिला बनाने की मांग जायज़ है, मैं समर्थन करता हूं। अगर पवन सिंह जी ने अपने पोस्टर के माध्यम से ऐसी वादे किए हैं तो अच्छी बात है। मैं चाहूँगा कि भविष्य में डेहरी जिला बने और उनके प्रयास से बने तो और भी खुशी होगी, क्योंकि हम लोग तो उनके साथ लगे हुए हैं, ताकि वो भविष्य में सदन में जाकर इस बात को कह सकें। और डेहरी जिला बनता है तो यहाँ और भी चीज़ें डेवलप होंगी। थोड़ा सा हेडक्वार्टर बनने से खूबसूरती भी डेहरी की बढ़ेगी, और जो जनता को कष्ट होता है जिलाधिकारी से मिलने के लिए सासाराम जाने में, अब वो जनता डेहरी में ही आसपास जनता मिल पाएगी। अच्छी बात है, अगर उन्होंने पोस्टर जारी किया है तो अच्छा किया है, मैं इसको धन्यवाद देता हूँ। आप पवन जी के बहुत करीब हैं, तो आपसे भी ये सवाल होना चाहिए कि परसों नामांकन के दिन उपेंद्र कुशवाहा जी के वहाँ पर सासाराम पहुँचे थे भाजपा के पूर्व विधायक प्रत्याशी रह चुके रामेश्वर चौरसिया जी। उन्होंने कहा है कि आप अभी देखिए 17 तक का इंतज़ार कीजिए, हो सकता है कि लोग नामांकन करते वापस लेते हैं। उसी तरीके से उनका कहने का निशाना सीधा ये था कि पवन सिंह भी नामांकन वापस लेंगे, पार्टी के आलाकमान उनसे संपर्क कर रहे हैं लगातार। क्या पवन सिंह मैदान में आने के बाद ये वापस रुख कर लेंगे? रामेश्वर चौरसिया से पूछिएगा कि जब 2020 में एलजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ रहे थे तो भाजपा की बात माने थे? जब बीजेपी उनसे कह रही थी कि रामेश्वर चुनाव मत लड़िए, यहाँ पे जो एनडीए से प्रत्याशी खड़ा है उसको मदद करिए, तो वो बात माने थे? जब खुद लड़े थे चुनाव तो बीजेपी का उसमें मोह कहाँ था? भाजपा का जो प्रेम उनसे आज उमड़ पड़ा है, भाजपा के प्रति इतना निष्ठावान बने हुए हैं कि पवन जी से कह रहे हैं कि आप वापस ले लीजिए, या हो सकता है कि वो वापस ले लें। तो पहले यह बड़ा काम माननीय रामेश्वर चौरसिया जी को 2020 के चुनाव में खुद नामांकन करके अपना नामांकन वापस ले लेना चाहिए था, क्योंकि वो एक बार वो विधायक रह चुके थे ऑलरेडी, उनको विधायक का तगमा मिल चुका था, प्रतिष्ठित रहे थे, पार्टी में बड़ा कद भी है उनका, मान सम्मान भी उनका बना हुआ था। जब इतने बड़े पद पर रहने वाला व्यक्ति, बीजेपी के लिए डेडिकेटेड डिवोटेड रहने वाला व्यक्ति 20 के चुनाव में बात नहीं माना और चुनाव लड़के वहाँ हरवा दिया बीजेपी को, वहाँ एनडीए चुनाव हार गई सासाराम लोकसभा में, वो व्यक्ति बात करते हैं कि नामांकन वापस हो जाएगा। जिस व्यक्ति ने संघर्ष करके अपने नाम को बनाया है उसमें बीजेपी का क्या योगदान है? पवन सिंह का नाम आज के तारीख में अगर क्षेत्र में है या देश स्तर पर है तो कुछ सहयोग किया है क्या बीजेपी बनाने में? वो पवन सिंह की अपनी मेहनत है, अपनी काबिलियत है, जिसके दम पे आज पवन जी को पूरा देश और विदेश जानता है। रही बात नामांकन वापस लेने की, नामांकन रद्द होने की या क्या क्या होने की, ये भविष्य की बातें हैं। लेकिन रामेश्वर चौरसिया जी अपने मुख से यह बात शोभा नहीं देती है। आप न कहें, भाजपा के प्रति जो मोह जगा हुआ है ना, ये मोह उनका 2020 में भंग हो गया था जब पार्टी ने टिकट नहीं दिया था। तो इतना ही मोह था तो बीजेपी चुनाव वहाँ पर नहीं लड़ना चाहिए था दूसरी पार्टी से, एलजेपी से, वहाँ उनको मदद करना चाहिए था। और अगर मदद किए होते तो आज सासाराम का विधायक एनडीए का होता, आरजेडी का नहीं होता। ये रामेश्वर चौरसिया की देन है कि वहाँ पे अभी आरजेडी का विधायक है। उसमें भाजपा प्रेम उनका नहीं उमड़ पड़ा था, भाजपा से उनका मोह भंग हो गया था। जब हार गए तो फिर चले आए बीजेपी में, कुछ जगह तो बना नहीं था, कहते फिरते थे कि भाजपा ही लोजपा है, अब कहाँ चला गया फिर वो मोह। इसलिए रामेश्वर चौरसिया जी ऐसी बातों से बचे। भाजपा का नारा है 400 पार का, मोदी जी का और पूरे भाजपा का नारा है 400 पार हो जाएगा, क्या लगता है आपको? भाजपा का बहुत सारा नारा था। अब की बार मोदी सरकार बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार, बहुत हुई अत्याचार, बहुत हुई बेटी बहनों पे अत्याचार, एक से एक नारा डिजाइन कर करके बड़े बड़े पोस्टरों में आपने देखा होगा। पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार 200 पार, अब की बार मोदी सरकार। नारे बनाने में और नारे कहाने में भाजपा खूब आगे है, और नारा बनते रहता है, बिगड़ते रहता है, चलता रहता है। वक्त बताएगा कौन कितना पार हो रहा है। यहाँ जब तक से जनता का आशीर्वाद नहीं मिलेगा ना, तो 400 पार की क्या बात करते हैं, अब की बार तड़ी पार हो जाएंगे। आप देखते जाइए ना, जनता पे डिपेंड करता है, जनता मालिक है। जनता चाहेगी तो बीजेपी 500 पार हो जाएगी, कोई रोक लेगा क्या? लेकिन नारों पे जहाँ तक बात होती है तो नारों को अगर उन्होंने धरातल पे उतारा होता तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर उन्होंने 2 करोड़ का रोजगार दिया होता, पेट्रोल डीजल की मार को कम की होती, बेरोजगारी की मांग को कम की होती, किसानों की आय को दुगना किया होता, भ्रष्टाचार को कम किया होता, बेटी बहनों पर अत्याचार कम किए होते, तो 400 क्या 543/543 बीजेपी की सरकार में सीटें आती। लेकिन काम नदारत और केवल सीटें चाहिए, तो जनता जागरूक हो चुकी है। 4 जून को रिजल्ट आएगा, आप जान जाइएगा कौन कितना पार हुआ। एक आखिरी सवाल होगा आपसे, लगातार आप संघर्ष करते आए हैं डेहरी विधानसभा के लिए, क्या आपको नहीं लगता है कि आप काराकाट लोकसभा से आप भी चुनाव लड़ सकते थे, आप भी उम्मीदवार हो सकते थे? देखिए, निश्चित तौर पर उम्मीदवार हो सकता था, मन भी था चुनाव लड़ने का, ऐसा नहीं था कि मन नहीं था चुनाव लड़ने का। जब सब लोग लड़ सकते तो भाई आई नॉट।
यहाँ तो बिना कुछ किए चुनाव लड़ने को सब तैयार हो गए हैं, तो मैं भी लड़ सकता था। लेकिन जब मैंने देखा, पूरी स्थिति का अवलोकन किया, पूरे क्षेत्र का दौरा किया और समझा, तो मुझे ऐसा लगा कि अभी यह परफेक्ट समय मेरे लिए नहीं है, क्योंकि लगा तुरंत 6 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव होना है। और मैंने डेहरी विधानसभा में खूब काम किया है, मेहनत किया है, आप लोग सब लोग उसके गवाह हैं, आपने देखा है, आपने कवर भी किया है। तो चूँकि तुरंत चुनाव विधानसभा का है, तो लक्ष्य अभी मेरे सामने दिख रहा है, जिसकी मैंने पूरी तैयारी कर रखी है। तो जिस चीज़ की तैयारी होना, मेरा ऐसा मानना है आसिफ जी, कि उसके लिए आदमी को लगना चाहिए। जिसकी तैयारी ना हो, बेवजह उसमें मूर्खता होगी चुनाव लड़ना। और क्षेत्र में अभी जो स्थिति है वर्तमान की, उचित नहीं था, इसलिए मैंने अपना निर्णय इस बार पर नहीं लिया है। भविष्य में अभी काफ़ी समय है, उम्र है, पहले डेहरी विधानसभा फतेह कर लें, उसके बाद निश्चित तौर पर लोकसभा भी लड़ेंगे, पक्का लड़ेंगे। तो चलिए, अभी आपने सुना समीर कुमार जी, जो कि डेहरी विधानसभा के विधायक प्रत्याशी रह चुके हैं। तो ऐसे वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।